एपिसोड 270 से 271 रिबर्थ ऑफ व्हाइट सोल। यह स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं। ये लड़की इस खानदान की बहू बनने की लायक नहीं है। इस घर की बहू सिर्फ मैं बनूंगी में ही बनूंगी। मायरा मोक्ष राजवंश। तभी ईशानी धीरे से अपनी जगह से उठी। इस वक्त उसकी आंखें भी लाल हो रही थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, पर आपने हब्बी का नाम वो किसी और के साथ जुड़ता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और ये बात मोक्ष के साथ साथ पूरा फैमिली वालों को पता था। ईशानी ने गुस्से से मायरा की गले को पकड़ लिया। अब आगे मायरा, जो ऑलरेडी मोक्ष और कल्पना जी की थापड़ की वजह से दर्द में थी, अब ईशानी की इस तरह से गला पकड़ने से वो और भी दर्द से तड़पने लगी। वो चाहकर भी ईशानी की हाथ को अपने गले से छुड़ा नहीं पा रही थी। ईशानी गुस्से से लाल आंखों से उसे देखते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे हब्बी पर नजर डालोगे, मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। लगता है कुछ ज्यादा ही हिम्मत है तुम्हारे अंदर मायरा गोयनका। पिछली बार की थापड़ शायद तुम भूल चुकी हो। कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी और ना ही तुम्हारी फैमिली को कोई चांस दूंगी। फिर मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या करती हो। वहीं ईशानी को इतने गुस्से से मैं देखकर और उसकी बात सुनकर नीलेश जी, संगीता जी का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। संगीता जी ने नीलेश जी की हाथ को पकड़ लिया और रोते हुए बोली, नीलेश हमारी बच्ची को बचाइए, देखिए वो सांस भी नहीं ले पा रही है। नीलेश जी जैसे ही आगे जाने लगे, गार्ड्स ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। तो संगीता जी जल्दी से आगे आई और रिक्वेस्ट करने लगी, प्लीज ईशानी तुम मायरा को छोड़ दो, उससे गलती हो गई, वो अभी नादान है। उसने नादानी में इतना बड़ा कदम उठा लिया है। मैं उसे आगे से तुम्हारे या मोक्ष के आसपास नहीं आने दूंगी। प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। इस वक्त अब संगीता जी के अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं बची थी, पर ईशानी तो उनकी बातें सुन ही नहीं रही थी। तो संगीता जी जल्दी से अपने भाई भाभी के पास चली गई। भाई भाभी प्लीज मेरी मायरा को बचा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपके बात को वो जरूर सुनेंगे। उनकी बात सुनकर सुधीर जी का चेहरा ठंडा हो गया। वो उसे घूरते हुए बोले, क्या वरुण और मैंने तुम्हें पिछली बार पहले ही नहीं बोल दिया था कि तुम मोक्ष और ईशानी से अपनी बेटी को दूर रखो। फिर भी आज वो ईशानी को चोट पहुंचाना चाहती थी। अगर मोक्ष टाइम पर नहीं आता तो ईशानी की क्या हालत होती, क्या तुम्हें इस बात का एहसास भी है? उनकी बात सुनकर संगीता जी रोते हुए बोली, हाँ भाई मैं जानती हूँ कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर ईशानी को कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो तो ठीक है, फिर मेरी बेटी को क्यों मार रहे हैं? उसे छोड़ दे, मैं उसे इंडिया के बाहर भेज दूंगी। तभी मोक्ष की ठंडी आवाज आए, मेरी बीबी को कुछ नहीं हुआ, इसलिए आपकी बेटी को छोड़ देना चाहिए। पर मैं किसी भी खतरे को जिंदा रखना पसंद नहीं करता जो आगे चलकर मेरी बीबी या बच्चों के लिए खतरा बन सकता है। अगर मेरी बीबी को खरोच भी आती तो सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं, आपका पूरा परिवार को आज इस गार्डन में दफन कर देता मैं। उसकी बात सुनकर नीलेश जी, संगीता जी की रूह तक कांप गई। समीरा तो डर के मारे अपने डैड के पीछे छुप गई। कनक जी भी बोले, क्या मतलब है तुम्हारी संगीता की, हमारी बहू को कुछ हुआ तो नहीं है? तो क्या तुम चाहती थी कि हमारी बहू को कुछ हो जाए, ताकि तुम अपनी इस 2 कौड़ी की घटिया बेटी को इस घर की बहू बना देती? जैसा कि तुम्हारी बेटी ने कहा कि वो मोक्ष से शादी करना चाहती है, मेरी पोता बहू को रास्ते से हटाकर। तुम्हें क्या लगता है मेरी पोता बहू कोई ऐसी इंसान है जिसकी जगह तुम्हारी ये कचरा बेटी 7 जन्मों के बाद भी कभी ले सकती है? वहीं ईशानी की पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगा था, इसलिए उसने मायरा की गले को छोड़ दिया और मोक्ष की बाहों को पकड़ लिया। उसे इस वक्त मायरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था अभी इस लड़की को जान से मार दे, जो उसके बच्चों को चोट पहुंचाकर उसके हब्बी को उससे छीनना चाहती थी। मोक्ष ने भी उसे बाहों में भर लिया और उसकी सिर को सहलाते हुए बोला, बीबी तुम ठीक हो? हाँ ईशानी, बस यही कहा। ईशानी की छोड़ते ही मायरा जमीन पर गिर गई और खांसते हुए हांफने लगी। उसे ऐसा लग रहा था अगर अभी ईशानी उसे नहीं छोड़ती तो जरूर वो मर जाती। उसकी गला पूरी तरह से लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे गले की नसें भी बाहर आ गई हो। जैसे ही वो नीचे गिरी, संगीता जी का दिल धक से रह गया। वो गार्ड को धक्का देकर मायरा की तरफ भागी और उसे गले लगा लिया। मायरा मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? संगीता जी रोने लगी। वो हमेशा से अपनी छोटी बेटी से ज्यादा अपनी बड़ी बेटी से प्यार करती थी। वहीं बाकी सब घिन और गुस्से से मायरा को देख रहे थे। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई ईशानी को चोट पहुंचाने की? तभी एक गार्ड जो पीछे गार्डन के घर में गया था, वो वहां आ गया। उसके हाथों में एक हंटर था। वो आकर मोक्ष के सामने खड़ा हो गया। मोक्ष ने गुस्से से कहा, जब तक ये लड़की मर ना जाए रुकना मत। उसकी बात सुनकर अब सब समझ गए कि मोक्ष की कहने का क्या मतलब था। वहीं मायरा जो अभी अभी अपनी सांस को संभाल रही थी, हंटर देखकर उसकी जान जैसे हलक में आ गई। वो धीरे धीरे पीछे खिसकने लगी और अपनी मोम को जोर से गले लगा लिया। और बस नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, बस यही बोल जा रही थी जैसे वो पागल हो गई हो। संगीता जी ने भी मायरा को अपनी बाहों में छुपा लिया और बोली, नहीं मोक्ष, वो ऑलरेडी बहुत दर्द में है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? उसने बस तुमसे प्यार किया था, जिसकी वजह से नादानी में उसने ईशानी को चोट पहुंचा दिया।
उसकी इतनी बड़ी सजा मत दो उसे, ने वादा करती हूँ मैं उसे इंडिया के बाहर भेज दूंगी। वो अब कभी भी तुम्हारी और तुम्हारी बीवी के सामने नहीं आएगी। पर मोक्ष को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गार्ड्स को इशारा किया तो 2 गार्ड आकर संगीता जी को पकड़कर मायरा से दूर कर दिया। मायरा चिल्लाने लगी और अपनी मोम के पास जाने के लिए उठने लगी, पर वो इस वक्त बहुत कमजोर हो गई थी, इसलिए उठ नहीं पा रही थी। वहीं संगीता जी भी मायरा को छोड़ देने के लिए चिल्ला रही थी। वो अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकती थी। वहीं विनीता जी, सुधीर जी और वती ने आह भरी। वो जानते थे आज मायरा ने अपनी हद पार कर दी थी। अगर वो तीनों भी मोक्ष से रिक्वेस्ट करे फिर भी मोक्ष मायरा को नहीं छोड़ने वाला था। अगर आज मोक्ष टाइम पर नहीं आता तो कौन जाने ईशानी और बच्चों का क्या होता। ये टाइम ही ईशानी के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल थी। एक भी हादसा ईशानी और बच्चे तीनों के ही जान के लिए खतरा साबित हो सकती थी। वहीं मायरा की चिल्लाने की आवाज पूरे गार्डन एरिया में गूंज गई, क्योंकि गार्ड ने उसे हंटर से मारना शुरू कर दिया था। ये देखकर संगीता जी, नीलेश और समीरा के बहुत दर्द हो रहा था। नीलेश जी ने जल्दी से अपनी फोन निकालकर जयदेव जी को फोन कर दिया। उनके पास कोई और चारा नहीं था। संगीता जी को अभी भी गार्ड ने पकड़ा हुआ था। वहीं मायरा की चीख बार बार वहां गूंज रही थी और ये चीखें मोक्ष को तो बहुत सुकून दे रही थी। उसकी बीवी की एक चीख ने उसकी जान निकाल दिया था, इसलिए अब वो इस लड़की की चीखें सुनना चाहता था। वहीं मायरा की चीखें निकल रही थी, उसकी शरीर पर जगह जगह से कटकर खून निकलने लगे थे। वो बुरी तरह से जख्मी हो रही थी, पर गार्ड तो रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। अब मायरा की चीखें आना भी धीरे धीरे बंद हो रही थी। वो बेहोश होने के कगार पर थी। कुछ देर में ही मायरा की चेहरे पर भी कई बार कोट पड़े थे। उसकी फेस की स्किन भी कटकर ब्लीडिंग होने लगी थी। उसकी शरीर की हर जख्म से खून बह रहा था। मायरा पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। उसकी सांसें भी धीमे धीमे चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मायरा किसी भी पल मरने वाली हो। तभी नरेंद्र जी का फोन रिंग करने लगा। उन्होंने देखा तो जयदेव जी फोन कर रहे थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कॉल रिसीव कर लिया। उन्हें पता था कि जयदेव किस वजह से उन्हें फोन कर रहा है। वहीं उन्होंने जैसे ही कॉल रिसीव किया, जयदेव जी की कमजोर आवाज दूसरी तरफ से सुनाई दिया। नरेंद्र, मैंने सुना जो भी हुआ है, मुझे सच में काफी बुरा लग रहा है और मैं मायरा के लिए शर्मिंदा हूं, फिर भी अभी भी वो मेरी बड़ी नातिन है। क्या तुम मोक्ष को फोन दे सकते हो? एटलीस्ट मैं एक कोशिश करना चाहता हूं उसे बचाने की। उनकी बात सुनकर नरेंद्र जी ने फोन को स्पीकर पर कर दिया और मोक्ष की तरफ फोन को बढ़ा दिया तो उधर से जयदेव जी को कमजोर आवाज आए। मोक्ष बेटा, मुझे पता है मायरा ने ईशानी के साथ बहुत गलत किया है। मैं शर्मिंदा हूं और ईशानी बच्ची से भी माफी मांगता हूं, पर अभी भी मायरा रॉय फैमिली की नातिन है। मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में होंगे। तुम्हारे जगह कोई भी होता तो भी अपने बीवी और बच्चों के लिए इतना ही प्रोटेक्टिव होता और गुस्सा करता। पर तुम उसे दे से चाहे सजा दे सकते हो, पर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम उसे मत मारो। बस उसे जिंदा छोड़ दो। ये तुम्हारे इस दादाजी की तुमसे आखिरी विनती है। आगे अगर वो ऐसा कुछ करती है तो तुम चाहे तो उसकी जान ले सकते हो। ये बूढ़ा दादाजी कुछ नहीं कहेगा। उनकी बात सुनकर एक पल के लिए मोक्ष ने आंखें बंद कर लिया। तभी ईशानी ने उसकी हाथ पर हाथ रख दिया और उसे इशारे में शांत रहने को बोली। मोक्ष ने बिना कुछ जवाब दिए कॉल कट कर दिया। वहीं फोन स्पीकर पर था, इसलिए सब जयदेव जी की बातों को सुन रहे थे। संगीता जी, नीलेश जी ने जयदेव जी की फोन देखकर राहत की सांस लिया था, पर जब मोक्ष ने कुछ बिना कहे फोन रख दिया तो वो फिर से डर गए। ईशानी मोक्ष से बोली, इस बार इसे छोड़ दो, ऐसे भी अब इसकी जिंदा रहना और मरना एक ही बात है। मोक्ष ने गार्ड को मायरा को और ना मारने को इशारा किया और अपने माथे पर गुस्से से उंगली से टैप करने लगा। वो जयदेव जी की बातों और उनकी रिक्वेस्ट को ऐसे इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि जयदेव जी उसे अपने पीते की तरह प्यार करते थे, पर अभी भी उसे गुस्सा आ रहा था। तभी ईशानी की चीखने की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो डर गया और जल्दी से ईशानी के पास मुड़ गया। ईशानी चेयर पर बैठी गई थी और अपनी दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। मोक्ष जल्दी से घुटनों के बाल ईशानी के सामने बैठ गया। बीबी, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? ईशानी ने बस हाँ में सिर हिला दिया। उसकी पेट में बहुत दर्द हो रहा था। दादी माँ कल्पना जी भी और बाकी सब भी उनके पास आ गए। कल्पना जी मोक्ष को बोली, बहू को जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, लगता है ईशानी को लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। उनकी बात सुनकर मोक्ष ने जल्दी से ईशानी को अपनी गोद में उठा लिया और जल्दी से चला गया। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी चले गए। इस वक्त वहां पर सिर्फ जिनका फैमिली ही थी। संगीता जी जल्दी से बेजान पड़ी मायरा के पास चली गई और रोने लगी। नीलेश जी ने जल्दी से मायरा को अपनी गोद में उठा लिया और बाहर की तरफ चल पड़े। उन्हें जितनी जल्दी हो सके मायरा को हॉस्पिटल में लेकर ट्रीटमेंट करवाना था। वहीं मोक्ष के कार में ईशानी की पेन पल पल बढ़ती ही जा रही थी। ईशानी ने अपनी होंठों को भींच लिया था, फिर भी उसकी चीख निकल रही थी। मोक्ष ने ईशानी की सिर को अपने गोद में पकड़ रखा था। वो बहुत डर रहा था और परेशान भी कर रहा था। वो अपनी बीवी को इतनी दर्द में नहीं देख पा रहा था। वो बार बार ईशानी की सिर और पेट को सहला रहा था। उसे ज्यादा कुछ इस वक्त उसे सूझ भी नहीं रहा।
जल्दी ड्राइव करो, वो बस ड्राइवर पर चिल्ला रहा था। थोड़ी देर में मोक्ष की कार राजवंश हॉस्पिटल के सामने पहुंच गया था। मोक्ष जल्दी से ईशानी को गोद में लिए कार से बाहर निकला और ईशानी को लेकर अंदर चला गया। गार्ड्स ने जल्दी से उन्हें घेर लिया, वहीं उनके पीछे ही बाकी सबकी कार भी आकर रुकी। सब बेचैनी से कार से बाहर निकले और अंदर चले गए। मोक्ष प्राइवेट फ्लो पर पहुंच गया था, जहां डॉक्टर लक्ष्मी ऑलरेडी बाहर खड़े थे। मोक्ष ईशानी को जल्दी से रूम में ले गया और बेड पर लिटा दिया। मोक्ष की आंखों से एक बूंद आंसू गिर गया। वो ईशानी को दर्द में नहीं देख पा रहा था और ईशानी को लेकर अंदर चला गया। गार्ड्स ने जल्दी से उन्हें घेर लिया, वहीं उनके पीछे ही बाकी सबकी कार भी आकर रुकी। सब बेचैनी से कार से बाहर निकले और अंदर चले गए। मोक्ष प्राइवेट फ्लो पर पहुंच गया था, जहां डॉक्टर लक्ष्मी ऑलरेडी बाहर खड़े थे। मोक्ष ईशानी को जल्दी से रूम में ले गया और बेड पर लिटा दिया। मोक्ष की आंखों से एक बूंद आंसू गिर गया। वो ईशानी को दर्द में नहीं देख पा रहा था। अब आगे डॉक्टर लक्ष्मी मोक्ष को देखकर बोले, मिस्टर राजवंश, अभी आपको बाहर जाना चाहिए। लेबर पेन स्टार्ट हो गया है तो आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। उनकी बात सुनकर मोक्ष, जो ऑलरेडी बेचैन था और उसकी दिल में अपनी बीवी की इस हालत को देखकर बेतसा दर्द हो रहा था, वो गुस्से में चिल्लाया, मैं यहीं रहूंगा। क्या आपको दिख नहीं रहा है मेरी बीवी कितनी दर्द में है, उसे मेरी जरूरत है। उसकी इतनी गुस्से से चिल्लाने से डॉक्टर लक्ष्मी के साथ अंदर आए दोनों लेडी डॉक्टर और नर्स भी डर गई। एक पल के लिए तो ईशानी ने भी चिल्लाना बंद कर दिया। मिस्टर राजवंश, अगर आप ऐसे रहे तो मिसेस राजवंश को इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। ईशानी धीमी आवाज में बोली, हब्बी आप बाहर जाइए। ऐसा नहीं था कि मोक्ष यहाँ नहीं रुक सकता था। मास्क और ग्लोव और प्रिस्क्रिप्शन लेकर वो यहाँ रुक सकता था, पर ईशानी जानती थी लेबर पेन कितना पेनफुल है और उसकी ब्लड लॉस देखकर मोक्ष जरूर बौखलाया जाएगा। कहीं वो डॉक्टर को ही डराकर यहाँ से भगा ना दे। इसी वजह से वो नहीं चाहती थी कि मोक्ष यहाँ अंदर रुके। तभी वरुण और तेजस अंदर आ गए। चल मोक्ष, बाहर चल, यहाँ रहकर तू सिर्फ चिल्लाकर और अपने गुस्से से डॉक्टर्स को डरा देगा और कहीं डर की वजह से उनसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए चल तू बाहर चल। तू भूल मत, भाभी भी एक डॉक्टर है, उन्हें सब पता है, इसलिए तो वो तुम्हें बाहर जाने को कह रही है। मोक्ष ने ईशानी को देखा तो ईशानी ने हाँ में पलक झपका दिया, तो मोक्ष ने ईशानी की माथे को प्यार से चूम लिया। तो एक पल के लिए तो ईशानी अपनी दर्द ही भूल गई। मोक्ष उन डॉक्टर लक्ष्मी और बाकी दोनों डॉक्टर और नर्स की तरफ देखकर अपनी भयानक आवाज में बोला, अगर मेरी बीवी और बच्चों को कुछ हुआ तो तुम सबकी लाश ही इस हॉस्पिटल से बाहर जाएगी। ये सुनकर तो उन डॉक्टर्स का रहा सहा हिम्मत भी जवाब दे रहा था। उन्हें आज मोक्ष सच में किसी पागल सन की डेविल से कम नहीं लग रहा था। वहीं ईशानी को तो अपनी सिर पीट लेने का मन कर रहा था। उसका हब्बी इन डरे हुए डॉक्टर्स को और क्यों डरा रहा है। तेजस और वरुण मोक्ष के जबरदस्ती बाहर ले गए। बाहर बाकी सब भी थे, पूरा कॉरिडोर भरा हुआ था। मोक्ष बाहर आकर वरुण की हाथ को झटक दिया और गुस्से में इधर उधर चक्कर काटने लगा। सभी मोक्ष को देख रहे थे, जो बाहर बेचैन और परेशान लग रहा था। कल्पना जी ने उसकी सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, रिलैक्स हो मोक्ष, अगर तुम इतने परेशान रहोगे तो ईशानी को कैसे संभालोगे। उनकी बात सुनकर मोक्ष उनकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू बह गया। कल्पना जी ने उसे गले से लगा लिया। आज कई सालों बाद उन्होंने मोक्ष को इतना बेचैन और उसकी आंखों में आंसू देखा था। तभी अंदर से ईशानी की चिल्लाने की आवाज आई। ये सुनकर मोक्ष जल्दी डोर की तरफ भागा तो वरुण और तेजस ने उसे पकड़ लिया। तुम पागल हो गए हो क्या, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते वरना तुम डॉक्टर को डिस्टर्ब कर दोगे। पर मोक्ष अंदर जाना चाहता था। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, मेरी बेबी डॉल कितनी दर्द में है। पता नहीं वो डॉक्टर उसकी दर्द को कम क्यों नहीं कर रहे हैं। बकवास, बेकार डॉक्टर, मुझे उन पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मुझे दुनिया की बेस्ट डॉक्टर्स की टीम को बुला लेना चाहिए था। उसकी ये पागलपन भरी हरकत देखकर सब दंग थे। देवेंद्र जी अविनाश जी से बोले, तुझे नहीं लगता ये मोक्ष हमारी पोती के लिए कुछ ज्यादा ही ऑब्सेसिव हो रहा है। कहीं ये हमारी बच्ची के लिए ही कैद ना बन जाए। उनकी बात सुनकर अविनाश जी बोले, वो दोनों एक दूसरे के लिए प्यार में पागल है। वहीं मोक्ष ने दीवार पर एक मुक्का जड़ दिया। तभी ईशानी की चिल्लाने के बीच में एक बच्चे की रोने की आवाज सबकी कानों में पड़ी। ये आवाज सुनकर मोक्ष का गुस्सा थोड़ा कम हो गया, पर तभी फिर से ईशानी की चिल्लाने की आवाज आई तो वो फिर से गुस्से और बेचैनी से भर गया। 2 मिनट के बाद फिर से एक बच्चे की रोने की आवाज आई और ईशानी की आवाज आना बंद हो गया। कुछ ही देर में 2 डॉक्टर 2 छोटे छोटे बच्चों को कपड़े से लपेटकर बाहर ले आए। जैसे ही डॉक्टर बाहर आए, मोक्ष बस एक नजर अपने बच्चों पर डाला था, जो पिद्दी से थे और अपनी आंखों को टिमटिमा रहे थे। वो लेडी डॉक्टर स्माइल करते हुए बोली, कंग्रेचुलेशन मिस्टर राजवंश, आपको एक बेटा और एक बेटी हुई है। ये सुनकर मोक्ष की आंखों में खुशी की चमक आ गई। मेरी प्रिंसेस को मुझे दो। वो अपनी प्रिंसेस को गोद में लेने के लिए बेचैन हो रहा था। डॉक्टर ने उसे बच्ची को दे दिया। मोक्ष ने अपनी बेटी को देखा, जो इतनी सी थी कि उसकी एक हथेली से भी वो उसे होल्ड कर सकता था। उसकी आंखें बिल्कुल ईशानी की तरह ग्रे थी और वो अपनी ग्रे आंखों को टिमटिमाते हुए मोक्ष को देख रही थी। वो दिखने में बिल्कुल ईशानी की तरह लग रही थी।
उसकी फीचर्स भी ईशानी की तरह लग रही थी। उसने अपनी बेटी की माथे को प्यार से चूम लिया तो वो बच्ची अपनी पलकें झपकाने लगी। वहीं बेबी बॉय की फेशियल फीचर, आंखें, नाक, सब कुछ पूरी तरह से मोक्ष पर गया था। कल्पना जी ने बेबी बॉय को डॉक्टर के हाथ से ले लिया था, जो बस एक टक उन्हें देख रहा था, या यूं कहे कि उन्हें घूर रहा था। कनक जी उसकी नाक को टच करके बोली, ये बिल्कुल मोक्ष का कार्बन कॉपी है। जब मोक्ष पैदा हुआ था तब वो भी मेरी गोद में ऐसे ही मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मोक्ष ने अपने बेटे की तरफ देखा जो उस पर गया था। मोक्ष को देखते ही वो बेबी बॉय मोक्ष को भी घूरने लगा। जैसे आपने डैड के साथ कंपटीशन करना चाहता हो। ये देखकर मोक्ष की आंखें छोटी हो गई। दादी माँ और बाकी सब दोनों बच्चों को देखकर इस वक्त खुशी से हवा में उड़ रहे थे। एक डॉक्टर हिम्मत करके बोली, मिस्टर राजवंश, हमें बच्चों को दे दीजिए। ये सुनकर मोक्ष उस डॉक्टर को गुस्से से घूरने लगा और अपनी दांत पीसते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हें मेरे बच्चे चाहिए? उसे फिर से गुस्से में देखकर वो लेडी डॉक्टर डर गई और जल्दी जल्दी में बोली, मैं कह रही थी वो बच्चों को पहले हम क्लीन करना है, उसके बाद उन्हें माँ के पास रहना है। इतना कर वो पीछे हट गई। वहीं मोक्ष को अपने बच्चों के लिए इतना पजेसिव और प्रोटेक्टिव देखकर सब एक दूसरे को देखने लगे। मोक्ष ने अपने दोनों बच्चों को देखा, फिर अपनी बेटी को डॉक्टर को देकर सीधा अंदर ईशानी के पास चला गया। डॉक्टर लक्ष्मी ने स्टिचिंग लगा दिया था, पर थकान की वजह से ईशानी बेहोश थी। मोक्ष कुछ पूछता या गुस्से में तोड़फोड़ करता उससे पहले ही डॉक्टर लक्ष्मी डरते हुए बोली, मिस्टर राजवंश, मिसेस राजवंश बिल्कुल ठीक है, बस डिलीवरी की वजह से ब्लड लॉस हुआ है तो वो अभी बेहोश है, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगी। मोक्ष ने ईशानी को देखा जो बेहोश थी और उसकी चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। मोक्ष ईशानी के पास ही उसकी हाथ को पकड़कर बैठ गया। बाकी सब भी ईशानी को देखने के लिए एक एक करके अंदर आ रहे थे। थोड़ी देर में ईशानी को होश आ गया, क्योंकि वो हमेशा से ही जल्दी रिकवर कर जाती थी। जैसे ही मोक्ष ने देखा कि ईशानी को होश आ गया है तो उसने ईशानी की माथे को चूम लिया। बेबी कहाँ? हमारे दोनों बच्चे कहाँ हैं? उसकी सवाल सुनकर मोक्ष बोला, शांत हो जाओ, दोनों बच्चे ठीक है, बाहर होंगे। मोक्ष ने ईशानी को पिलो रख के आराम से बिठाया और खुद उसके पास बैठ गया। ईशानी ने उसकी चेस्ट में सिर रख लिया। थोड़ी देर में कनक जी और कल्पना जी में साथ पूर्णिमा जी और नीलिमा जी अंदर आए। पूर्णिमा जी और नीलिमा जी ने प्यार से ईशानी की सिर पर हाथ फेरा। पूर्णिमा जी बोली, हमारी बच्ची कल तक हमारी बेटी थी और आज देखो वो खुद मां बन चुकी है। कुछ देर बाद वो दोनों चले गए। सभी ईशानी और बच्चों से मिलकर चले जाते थे। सिर्फ राजवंश फैमिली ही बचा हुआ था। वो भला अपनी बहू और पोता पोतियों को छोड़कर क्यों जाते। वहीं दूसरी तरफ समीर और सुहाना जैसे ही मेहरा विला में पहुंचे तो सब हॉल में ही बैठे थे, क्योंकि वो दोनों ही राजवंश विला गए थे। रिया भी उनके पास ही बैठी थी। 4 महीने पहले ही आरती और सुकेत जी ने उसे इतनी मेहनत करते देख थोड़ा नर्म पड़ गए थे और उसे सर्वेंट की तरह काम करने से मना कर दिया था। फिर भी अब वो प्रिया से अटैच नहीं थे, ना ही वो अब प्रिया से सांप बेटी की तरह प्यार करते थे। समीर और सुहाना आकर सोफे पर बैठ गए। समीर की चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी, सुहाना भी स्माइल कर रही थी। तो दादी माँ ने पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों इतने खुश क्यों हो? क्या आज तुम दोनों की हमारी बच्ची के साथ बात हुई? उनकी सवाल पर समीर खुश होते हुए बोला, सिर्फ ईशानी ही नहीं, आज हम दोनों ने ईशानी की बच्चों से भी मिल लिया। ये सुनकर सब हैरानी से समीर को देखने लगे, तो वहीं प्रिया कंफ्यूजन से समीर को देख रही थी, क्योंकि किसी ने भी इतने महीने में उसे ईशानी की प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया था। दादाजी और दादी माँ ने ईशानी की प्रेगनेंसी की बात प्रिया के सामने बोलने के लिए साफ मना कर दिया था। इसलिए प्रिया को अब तक लगता था कि ईशानी कहीं बाहर है, क्योंकि उसके पीछे बहुत ताकतवर लोग पड़े हुए हैं। क्या आप सच कह रहे हो भाई? मतलब ईशानी माँ बन गई, उसके दोनों बच्चे इस दुनिया में आ गए, मतलब हम मामा बन गए? रेहान चिल्लाते हुए बोला। अयान मायूसी से बोला, पर क्या ईशानी हमें बच्चों के पास जाने देगी? अयान की बात सुनकर रेहान मायूस हो गया, फिर बोला, हम एक बार मिलने चलते हैं, क्या पता हम उन दोनों को एक बार देख पाए। वहीं दादाजी और दादी माँ भी खुश थे। दादाजी बोले, हम बच्चों के बारे में तो बताओ, दोनों बेटा है या दोनों बेटी? उनकी बात सुनकर सुहाना बोली, दादाजी प्रिंस और प्रिंसेस दोनों है, एक बेटा एक बेटी, और दोनों इतने क्यूट है कि आपकी नजर भी नहीं हटेगी। वहीं प्रिया की पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई थी। इसका मतलब ईशानी प्रेग्नेंट थी, इसलिए राजवंश विला में रह रही थी। और ये बात सबको पता थी, सिर्फ वही बेवकूफ थी जिसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। ठीक है, हम सब कल उनसे मिलने जाएंगे। तभी दर्शित अंदर आते हुए बोला, कहाँ जाने वाले हो आप सब? तो दादी माँ ने ईशानी की बच्चों के बारे में बता दिया तो दर्शित तो खुश हो गया। वो ही था जो ईशानी से मिलने महीने में 2 बार राजवंश विला चला जाता था। घर में ईशानी दादाजी और दादी माँ के बाद उससे ही ज्यादा अटैच थी।